सो इस मैनेजमेंट ये 2016 का पीएमएस का पास पेपर है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इज मैनेजमेंट अ न्यू कांसेप्ट और डज इट हैव रूट्स इन द हिस्ट्री, और डिफरेंस क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट में और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में। सो मैनेजमेंट इज नॉट अ न्यू कांसेप्ट। इसकी जो रूट्स है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन से जाके मिलती है। एंशिएंट में इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, उन्होंने पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट किए जिसकी वजह से वो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में जानते थे। ये साबित होता है चाइना में फिलोसफर लाइक कन्फ्यूशियस और एम्फेसाइज उसने किया है एथिक्स में, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप में। तो उससे पता चलता है कि ये ओल्ड कांसेप्ट है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था, फॉर्मलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बनाई गई थी, उससे पता चलता है कि ये इसकी एंशिएंट में रूट्स है मैनेजमेंट की। इसके अलावा जो 19 से 20th सेंचुरी हमारी थी, उसमें फ्रेडरिक एफ टेलर एंड हेनरी फ्योल, वो 2 पर्सन है जिन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट की अ, बुनियाद रखी थी। सो डिफरेंस बिटवीन द साइंटिफिक इसको फादर ऑफ फ्रेडरिक एफ टेलर को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी क्या कहते हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इज दैट कि जो फोकस है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो इम्प्रूविंग वर्कर की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है, वो फोकस है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और इसमें साइंटिफिक मेथड यूज होते हैं। फोकस ऑन और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है वो बताती है कि ओवरऑल मैनेजमेंट के जो प्रोसेस क्या होगा और उसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं। सो पायोनियर इसमें थे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, और उन्होंने ये बनाई थी, जबकि हेनरी फ्यूल ने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बनाई थी। इनकी अप्रोच ये थी कि बॉटम अप अप्रोच थी, फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्कर से वो फोकस करते थे, और टॉप डाउन अप्रोच थी, फोकस ऑन मैनेजमेंट रोल्स। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तरफ जहां हम वर्कर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोसेस के ओवरऑल प्रिंसिपल को किया जा रहा है, जहाँ यहाँ पे मैनेजर के अकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में हम देख रहे हैं वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये टॉप डाउन अप्रोच है और ये बॉटम अप अप्रोच है। सो इसकी की प्रिंसिपल ये है कि वर्क स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी जो होती है उस वो इसकी प्रिंसिपल है। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, स्टैंडर्डाइजेशन और वेज इंसेंटिव्स, इनके थ्रू हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट करनी है। जबकि टॉप डाउन अप्रोच में फोकस होता है मैनेजमेंट रोल्स का डिवीजन ऑफ वर्क में, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी में, डिसिप्लिन में और यूनिटी ऑफ कमांड में। एप्लीकेबिलिटी ये है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो फोकस करती है फैक्ट्री लेवल ऑपरेशन में, और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी अप्लाइज एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिचुएशन जहाँ पे ये बोथ अप्रोचेस वैलिड है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जहाँ वैलिड है वो है असेंबली लाइन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर प्रोसेसेस रिक्वायरिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड एफिशिएंसी। जबकि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग, लीडरशिप एंड मैनेजरियल रोल्स इन कोऑपरेशन, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी यूज करती है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस और फेलियर को, वो होते हैं कि मैनेजर्स, इंटरनल फैक्टर जो होते हैं उसमें आ जाता है मैनेजर के डिसीजंस में, लीडरशिप, विजन, स्ट्रेटजी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है कंपनी की सक्सेस को। एम्प्लॉइज जो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं, स्किल, मोटिवेशन, ये माइक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है वो सारे इसमें आएंगे। मैनेजर के डिसीजन, एम्प्लॉइज, स्किल, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी वर्कफोर्स को इफेक्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उसकी उनकी वैल्यूज, बिलीव और इंटरनल कम्युनिकेशन अफेक्ट करती है। रिसोर्सेज अफेक्ट करते हैं, ये माइक्रो फैक्टर है। इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं। जबकि एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, मार्केट की कंडीशंस, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। मार्केट की कंडीशन में कंपटीशन कैसा चल रहा है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ये बताता है कि ये इमीडिएट एनवायरनमेंट नहीं होती, ये जरा बाहर की एनवायरनमेंट होती है कंपनी की जो कि इनको इफेक्ट कर रही है, जैसे कि मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, इन्फ्लेशन चल रही है कि नहीं चल रही है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ तक पहुंची है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि चेंजेस इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन, इसके बारे में पता चलता है। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और टैक्सेशन और लॉज के बारे में पता चलता है। इसके थ्रू ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अगर इन पे कुछ होता है तो कंपनी पे इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। बैलेंस पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप इंटरनल डिसीजंस को इंपॉर्टेंस दें, और एक्सटर्नल फोर्सेस जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं पॉलिसीज को, उसको सिग्निफिकेंटली जो इन्फ्लुएंस करती है हमारी आउटकम ऐसी बनाए, और इन बहुत फैक्टर्स ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, और इसके थ्रू ही हम कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एनवायरनमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वो वैल्यू, बिलीव्स और नॉर्म्स होते हैं जो कि किसी भी कंपनी के अंदर शेयर्ड असम्पशन होती है लोगों की, ज्यादातर एम्प्लॉइज के बारे में उसको एक्सेप्ट करते होते हैं, वो हमारे बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होती है, नॉर्म्स होती है। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट होती है, एक्सटर्नल फोर्सेज होती है जो इन्फ्लुएंस करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन को। इकोनॉमिक भी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकती है और सोशल भी हो सकती है। इंटरेक्शन बिटवीन कल्चर एनवायरनमेंट ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है वो इम्पैक्ट करता है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ। पॉजिटिव कल्चर होगा तो इनकरेज करेगा इनोवेशन को, एडॉप्टेबिलिटी को, लेकिन अगर नेगेटिव कल्चर होगा तो वो रेजिस्ट करेगा चेंज के साथ और फेलियर बनाएगा, चेंजिंग सिचुएशन में कंपनी फेलियर बन जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इस तरह इम्पैक्ट करता है एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ। पॉजिटिव कल्चर कर सकता है और नेगेटिव कल्चर, लेकिन चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या कर सकता है, वो कर सकता है चैलेंजिंग। ये चैलेंजिंग हो सकता है बिकॉज कल्चर जो है वो डीप रूटेड है। स्टेप्स इंक्लूड इसमें जो होते हैं कल्चर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को चेंज करने के जो स्टेप्स है वो है टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो और रीइंफोर्समेंट ऑफ न्यू बिहेवियर हो।
आप उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दें, उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करें और टॉप मैनेजमेंट मीटिंग रहे कि उन्होंने चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, और वो दोबारा से रीइंफोर्स करें नए बिहेवियर को। रॉन्ग डिसीजन और बैड डिसीजन क्या होते हैं? रॉन्ग डिसीजन होते हैं रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट डाटा या मिस्टेक इन जजमेंट, इसे कहते हैं रॉन्ग डिसीजन। एग्जांपल, एंटरिंग अ मार्केट बेस्ड ऑन फॉल्टी रिसर्च, किसी भी मार्केट में आप एंटर हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी आपने गलत रिसर्च पढ़ ली थी। और बैड डिसीजन होते हैं मेड दोज डिसीजन दैट वी मेड डिस्पाइट हैविंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी थी, हमें पता था कि ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने रिस्क लिया अपने बायस की वजह से, अपनी नेग्लिजेंस की वजह से और पुअर डिसीजन मेकिंग स्किल्स की वजह से, इसे कहते हैं बैड डिसीजन। और इसमें इग्नोर कर देते हैं आप मार्केट रिसर्च को और लॉन्च करते हैं अपने इनअप्रोप्रिएट प्रोडक्ट को, यानी कि आपने मार्केट की रिसर्च किया और चला ये प्रोडक्ट डिमांड में नहीं, आपने फिर भी लॉन्च कर दी, तो ये बैड डिसीजन होगा। ये रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा, ये बैड डिसीजन होगा। रॉन्ग डिसीजन गलती से होता है, मिस्टेक होती है, इनकम्प्लीट डेटा की वजह से, या आपको पता नहीं था कि मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन कम आई, या आपको वो लेवल की इन्फॉर्मेशन मिली जो आप चाह रहे हैं। लेकिन बैड डिसीजन होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, आपने डेलिबरेटली ये काम किया। इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इसमें ये होता है कि जो डेटा एनालिसिस होता है वो उसको हम एक्यूरेट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ। क्रिटिकल थिंकिंग इवैल्यूएट करती है सारे अल्टरनेटिव्स को, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है अगर हमने अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेहतर करना है। और डिसीजन मेकिंग मॉडल्स जो होते हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाई और मिटिगेट करता है रिस्क को। लीडरशिप स्टाइल्स क्या कौन-कौन से होते हैं? अथॉरिटेरियन होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, लेज़र फेयर लीडरशिप अ, स्टाइल होता है। अथॉरिटेरियन होता है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक बंदे के पास सारी पावर है और वो सारी डिसीजन मेकिंग करता है और लोगों के पास कोई पावर नहीं है। सेंट्रलाइज्ड, वो एक ही बंदा इन सबका सेंटर है जिससे डिसीजन मेकिंग करनी है और बाकी सारे लोग उससे उसकी पावर के अंडर शेल्टर लेते हैं और उससे उसके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो उसमें मिनिमल इनपुट होती है सबऑर्डिनेट्स की। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है अथॉरिटेरियन में, इफेक्टिव और फॉर क्विक डिसीजन और क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर आपने जल्दी डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपको डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है जिसमें ज्यादा सारे लोगों का आपको राय लेनी पड़ती है और आप क्राइसिस जल्दी मैनेजमेंट कर लेते हैं क्योंकि एक बंदे ने डिसीजन लेना है तो वो हाँ या ना वो खुद करेगा, ये उसकी सोच है, लेकिन उसमें दूसरों की जरूरत नहीं होती। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में ये होता है कि इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन को, यानी कि डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम पीपल। सो लोग जैसे भी लोग अपनी राय देते हैं उसके अकॉर्डिंगली रेफरेंडम होता है और जिसकी ज़्यादा राय सही होती है, उनके जिनकी ज़्यादा राय होती है वो लोग उसको पार्टिसिपेशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसमें ये होता है कि एम्प्लॉइज़ तो मोटिवेट रहते हैं कि हमारे हमारे अकॉर्डिंगली डिसीजन हो रहा है, लेकिन और कंसेंसस बिल्ड होता है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है और पीपल आर नॉट ऑलवेज राइट। और लेसर फेयर जो लीडरशिप है क्वालिटी, उसमें मिनिमल इंटरफेरेंस होता है लोगों का। सो उसमें एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो अपने तौर पे काम करते हैं और हर कोई अपने-अपने इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसमें इफेक्टिव फॉर स्किल्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड टीम, यानी कि जो पर्सन स्किलफुल है और वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो इसमें इस तरह की लीडरशिप में ये लेसर फेयर काम करता है। मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल जो होता है वो अथॉरिटेरियन इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है, डेमोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में काम आता है और लेसर फेयर होता है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए, यानी कि टेक इंडस्ट्रीज के लिए लेसर फेयर, जिसमें स्किल्ड और सेल्फ मोटिवेटेड लोग जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली खुद ही ऑटोनोमसली काम करते हैं। कंटेम्प्रेरी एचआरएम इश्यूज कौन-कौन से होते हैं? टैलेंट मैनेजमेंट, डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड एम्प्लॉइज, इसे कहते हैं। ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इशू। कंटेम्प्रेरी इश्यूज में टैलेंट मैनेजमेंट आ जाता है कि टैलेंट मैनेज नहीं कर पाते, जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं जो उनको रिटेन करने में मुश्किल होती है, वो छोड़ के काम चले जाते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसके अलावा वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, इसमें पीपल को लोगों को मैनेज करने में डाइवर्स कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड चाहिए होता है, उनको उनको मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी जिसे कहते हैं। और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन में ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं और ऑटोमेशन टूल्स आ गए हैं, उनको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। लोगों को मैनेज करना मुश्किल है जो कि डिफरेंट कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड से हो। डिफिकल्ट है अट्रैक्ट करना स्किल्ड पर्सन को, स्किल्ड एम्प्लॉइज को, ठीक है, उनको रिटेन करना मुश्किल है। और वर्क लाइफ बैलेंस, एड्रेस करना एम्प्लॉइज की स्ट्रेस और बर्नआउट को, वो बहुत ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसमें अलाइन करना परफॉर्मेंस अप्रेजल को ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ और ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कंटीन्यूअस अपस्किलिंग ऑफ द वर्कफोर्स। इसमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना हर गुजरते वक्त के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुश्किल होता है क्योंकि हर 6 महीने बाद आप किसी की ट्रेनिंग में नहीं भेज सकते। इट्स क्वाइट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। इनोवेशन एंड मिस्टेक्स में क्या होता है? इनोवेशन रिक्वायर्स रिस्क। इनोवेशन में आपको रिस्क रिक्वायर होते हैं, ठीक है। इनोवेशन में आप ट्राई करते हैं न्यू आइडियाज जिसमें रिस्क और के चांसेस होते हैं, फेलियर के चांसेस होते हैं। मिस्टेक्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करती है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट। मिस्टेक्स जो होती है हमारी गलतियां होती हैं जो हमने पास में की होती है, लेकिन इससे हम सीखते हैं। इनोवेशन में आप गलती कर सकते हैं। सो मिस्टेक्स आर बेस्ड ऑन आवर पास्ट इवेंट्स और इनोवेशन आर रिस्क टेकिंग इवेंट्स फॉर फ्यूचर। बैलेंसिंग रिस्क और सेफ्टी में क्या क्या होता है? सो इसमें ये होता है कि व्हाइल मिस्टेक्स को आप कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते अपनी। एक मिस्टेक जो हो गई वो हो गई, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप कम कर सकते हैं। जबकि अगर आपने रिस्क लेना है
तो आप रिस्क एक या तो ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, तो रिस्क तो होता ही होता है हर काम में। नर्चरिंग इनोवेशन इनकरेज करते हैं आप एक्सपेरिमेंटेशन और सेफ एनवायरनमेंट फॉर फेलियर। जबकि अगर आप रिकॉग्नाइज और करें और रिवार्ड करें इनोवेटिव एफर्ट्स को, अगर वो फेल हो जाए, तो ये नर्चरिंग इनोवेशन होती है। और इनोवेशन और मिस्टेक्स, कंक्लूजन ये है कि अलाउ करता है कंट्रोल्ड मिस्टेक, फोस्टर अ कल्चरल इनोवेशन एंड लर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉल्यूशन, सो ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन थी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी गिवन थी, माइनस की इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगी ब्रेक इवन एनालिसिस, जो कि यूनिट्स में निकलता है। अर्निंग पर शेयर होती है एट 1 लाख एंड 1,20,000। यूज ईबीआईटी इंटरेस्ट एंड टैक्स डिटेल्स एज कैलकुलेटेड स्टेप बाय स्टेप। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग leverage, DOL is equal to contribution divided by EBIT. So contribution is equal to sales minus variable cost.